हाल ही में आपने पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की एक साथ फोटोज फिर से देखी होंगी। पीएम मोदी इटली गए थे G7 समिट को अटेंड करने। दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के संगठन के इस समिट में पीएम मोदी चीफ गेस्ट थे। भारत इस ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इस ग्रुप के मामलों का अहम हिस्सा रहा है। इस ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि G7 की स्थापना सऊदी अरब की एक हरकत की वजह से हुई थी। एक ऐसी हरकत जिससे कि दुनिया की ये 7 ताकतवर देश एक साथ आ गए थे। तो क्या थी वो घटना और ये G7 करता क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1970 का दशक पूरी दुनिया के लिए क्रूशियल था। ये वो दौर था जब अरब देशों में झगड़े हो रहे थे। मिडिल ईस्ट और इजराइल में इस दौरान जंग छिड़ी हुई थी। अब ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इजराइल का अच्छा सपोर्टर रहा है। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, यूएसए के प्रेसिडेंट। उन्होंने इजराइल की हेल्प के लिए 18,000 करोड़ रुपए की हेल्प का ऐलान कर दिया। इधर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की मांग करने वालों का सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब। निक्सन की इस घोषणा से सऊदी अरब गुस्सा हो गया। सऊदी अरब ने सोचा कि अब खाली अमेरिका को नहीं, बल्कि जो भी इजराइल को सपोर्ट करेगा उसे सबक सिखाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करने वाले देशों का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओपेक कहते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसकी मीटिंग में यह तय हुआ कि ओपेक के मेंबर्स अब पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कम से कम करेंगे, यानी प्रोडक्शन घटाएंगे। इस फैसले का असर यह हुआ कि 1974 आते आते दुनिया तेल की किल्लत से जूझने लगी। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ओपेक में दुनिया की सारी मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री शामिल थी, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया, लीबिया और यूएई। इन्हीं देशों से यूरोप के देश और अमेरिका भी पेट्रोलियम खरीदते थे। अब प्रोडक्शन में कमी होने से सप्लाई हो गई कम, और बाजार का एक सीधा नियम है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हुई तो प्राइस सीधा बढ़ जाएगा। यही इस केस में हुआ। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ते बढ़ते 300% तक बढ़ गई, खाली इसलिए क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। इससे हुआ ये कि महंगाई आसमान छूने लगी। फिर दुनिया के कुछ देशों को लगने लगा कि कुछ करना पड़ेगा। साल 1975 में महंगाई से परेशान दुनिया के 6 बेहद ताकतवर देशों ने एक साथ मिलकर अपना संगठन बनाया। ये संगठन एक तरह से ओपेक देशों का जवाब था। इस संगठन को कहा गया ग्रुप ऑफ 6। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। अगले साल 1976 में इसमें कनाडा भी साथ आ गया, और इस तरह से यह ग्रुप 1976 में बन गया G7। इस ग्रुप में रूस को छोड़कर बाकी दुनिया की सारी महाशक्तियां शामिल थी। तब भारत और चीन उतनी बड़ी शक्तियां थी नहीं, इसलिए इस ग्रुप में नहीं थे। रूस इसलिए शामिल नहीं था क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत एक साथ नहीं आ सकते थे। लेकिन फिर 1998 में एक ऐसा टाइम भी आया जब यह संगठन G8 हो गया और इसमें नया देश शामिल हुआ, रूस। दरअसल उस टाइम पर कोल्ड वॉर खत्म हो गया था और सोवियत कई टुकड़ों में टूट गया था। इसी टाइम पर फिर से रूस ने भी संगठन को ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से सारी बड़ी शक्तियां इसमें थी। आगे चलकर साल 2014 तक रूस इस संगठन का सदस्य रहा, लेकिन फिर क्रीमिया के साथ होने वाली लड़ाई की वजह से रूस को इस संगठन से बाहर कर दिया गया और यह संगठन फिर से G7 हो गया। 1975 में जब G7 की पहली मीटिंग हुई थी तो ओपेक को काउंटर करने के लिए G7 संगठन ने सबसे पहले ऑयल क्राइसिस से निपटने का प्लान तैयार किया। अमेरिका ने उस टाइम पर करेंसी एक्सचेंज में सोने को डॉलर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। यूएस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाया जा सके। हालांकि इससे दूसरे देशों को दिक्कत होने लगी। इसके साथ ही G7 ने यह तय किया कि फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के साथ साथ एक साथ मिलकर बिजनेस और ट्रेड के मुद्दे सुलझाए जाएंगे और देश दुनिया की राजनीति और वहां की इकोनॉमी से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात होगी और उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि 7 देशों ने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर रूस पर बैन लगाया था। चाइना को भी कई बार अलग अलग मामलों में यह ग्रुप चैलेंज करता रहा है। इस ग्रुप की ताकत इस बात से आती है कि एक तो ये दुनिया के बेहद ताकतवर देश हैं एक साथ, और दूसरा दुनिया की करीब 40% जीडीपी इन्हीं के पास है। पहले 60 थी, अभी ये कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे देश G7 से खुश रहते हैं। साउथ एशिया के कई देश हैं जो G7 की पॉलिसी से खुश नहीं है।
ये देश मानते हैं कि G7 चाहता है कि जैसे वो चाहे दुनिया के सारे देश वैसे ही नियम बनाते रहें। जैसे भारत में एग्रीकल्चर की सब्सिडी को लेकर कई बार G7 ने दिक्कतें खड़ी की हैं, वहीं अपने देश में किसानों को 2-5 करके सब्सिडी देते रहते हैं। हालांकि भारत दुनिया का तेजी से उभरता बाजार है, इसलिए ये संगठन भारत को भी अपनी समिट में बुलाता है। सिर्फ बुलाता ही नहीं है, बल्कि अपनी डांट से एक बार भारत ने G7 की अकल भी ठिकाने लगाई थी। अभी तक कुल 11 बार इस समिट में भारत को इनवाइट किया जा चुका है। इन्हीं में से एक समिट हुई थी 2007 में जर्मनी में। हमारे देश के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनविटेशन मिला था, लेकिन जर्मनी के चांसलर मर्केल ने सभी गेस्ट को कम टाइम दिया अपनी बात रखने का। इस बात से मनमोहन सिंह नाराज हो गए और समिट को छोड़ने की धमकी दे दी। बाद में फिर जर्मनी को सभी मेहमान देशों का टाइम बढ़ाना पड़ा। पिछले 5 साल से हमारा देश G7 में रेगुलरली इनवाइट होता रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत भी G7 का परमानेंट मेंबर ही है। दोस्तों, G7 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश शिरकत करते हैं। इनकी मीटिंग्स की कई बातों से भारत एक्सेप्टेंस नहीं रखता, लेकिन जब इसमें शामिल होता है तो ग्लोबल इश्यूज को उनके सामने रखता है, जो सबके लिए जरूरी है। आज भारत इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है। दुनिया के देशों का चीन के मुकाबले भारत पर भरोसा करना ज्यादा आसान है। उन्हें लगता है कि भारत को अपने पक्ष में रखना जरूरी है, इसलिए ही G7 के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि क्या है G7 समिट, ये कैसे अस्तित्व में आया और सऊदी अरब की कौन सी हरकत ने इन देशों को एक किया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।